हेलो बच्चों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड के सफर में। आज मैं मैट्रिक के बच्चे जो 2026 में इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूं। टोटल 13 प्रश्न यहाँ पे है। 2 प्रश्न और मैं लास्ट में बता दूंगा, 15 प्रश्न, जिसमें से आपको परीक्षा में 8 प्रश्न आएंगे। 8 में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 4 गुना 2 8, यानी टोटल 8 नंबर का आएगा, जिसका डिस्कशन भी मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा, इसका उत्तर ही बताऊंगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। 50 से 60 शब्दों में उत्तर आपको 2 नंबर का देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो लिखिएगा, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है पोषण कहलाता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो लिखिएगा कि यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। बस इतना ही आपका उत्तर हो गया। अगर कोई और ज्यादा लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है, स्वपोषण लिख के डैश देगा और लिखेगा कि वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं परपोषण कहलाता है, जैसे पेड़ पौधा, शैवाल इत्यादि। दूसरा परपोषण लिख के डैश दीजिएगा कि वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके अन्य स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोषण कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, मनुष्य इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे जल, वातावरण से CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और जलवाष्प भी मुक्त करते हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। छोटा आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फिर इसका एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, थोड़ा सा आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण है क्या? जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है जी, ठीक है, ये इसका जड़ हो गया। पेड़ में आप एक मैं पत्ता बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे कि हो क्या रहा है। इस पत्तों में ये छिद्र होता है, स्टोमाटा बोलते हैं उसको, ठीक है। पेड़ में 2 पाइप लगा होता है, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, और ये दोनों जो पाइप है वो इस पत्ता से जुड़ा होता है। ऊपर सूर्य बना देते हैं। अब ये सूर्य का प्रकाश भी इस पत्ता पे पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा आप देखिए, ऊपर यहाँ पे वातावरण है, इस वातावरण में CO2 होता है। तो पेड़ पौधा का जो पत्ता है वातावरण से CO2 लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और ये जो जड़ है, जड़ में ये जो पहला पाइप है इसका नाम है जाइलम, और ये जो दूसरा पाइप आप देख रहे हैं इसका नाम है फ्लोएम। ज से जाइलम और ज से जल, इस पाइप से पानी जो है यानी कि जल इस पाइप से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, जड़ों से पानी ऊपर जाता है और कहाँ जाता है? पत्तियों में। आप जरा इक्वेशन ध्यान से आप देखिएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। ये हमारा जड़ है, जड़ से पानी गया ऊपर, वातावरण में क्या है? CO2 है, ठीक है, और जल गया। आप देखिए पत्ता में क्या क्या चीज पहुंचा है। पहले तो वातावरण से CO2 गया है, जड़ से जल गया है, वो हमने लिख दिया। सूर्य का प्रकाश इसको मिल रहा है, ऊपर लिखिएगा सूर्य का प्रकाश,
पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, तो यहाँ लिखिएगा क्लोरोफिल। अब ये चारों चीज एक साथ मिलकर के रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O और प्लस O2 ऑक्सीजन। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का केमिकल समीकरण है, केमिकल रिएक्शन है। आप यहां देखिए, इसको बैलेंस भी करना होगा। यहां पर लिखना होगा 6, H2O के आगे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और ऑक्सीजन वातावरण में ऊपर उड़ जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये आप अपने परीक्षा हॉल में जरूर लिखिएगा, इससे आपको पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। याद कैसे करना है? कुछ नहीं होता है। पत्तियों में भोजन बनता है, तो पत्ती में क्या क्या पहुंचेगा? पहले तो जड़ से H2O पहुंचेगा, वातावरण से CO2 पहुंचेगा, सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है। ये चारों एक साथ मिलकर के फल बनाएगा, आम बनाएगा, अमरूद बनाएगा, और फल को यहाँ पे ग्लूकोज बोलते हैं। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। और क्या बनेगा? जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद उत्पाद के रूप में, यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? तो आप देखिएगा कि प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज बना, जल बना और ऑक्सीजन बना। तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव ऑक्सीजन को फेफड़ों से होते हुए कोशिका तक पहुंचाता है। कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऊर्जा का उपयोग जीव अपने पोषण में कर लेता है, और जो कचरा बना है CO2, उसको कोशिका से बाहर फेफड़ों तक और फिर नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। यही पूरा श्वसन कहलाता है। ये पूरा प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। शॉर्ट में अगर किसी को लिखना है तो क्या लिखेगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के भीतर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां ग्लूकोज के विखंडन के बाद बने CO2 को वापस फेफड़ों से नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया, आपका उत्तर समाप्त हो गया। कभी कभी ये होता है कि ऑक्सीजन को सिर्फ अंदर लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर ले लिए, कि ये बोलते हैं प्रश्वास। जब CO2 को बाहर निकाला जाता है, उसको बोला जाता है उच्छ्वास। ठीक है, प्रश्वास और उच्छ्वास को कंबाइंड रूप से बोला जाता है श्वासोच्छ्वास, मतलब ब्रीथिंग। ठीक है, अब यहां पे खत्म करिए। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे ये फिगर में आई, अभी हमने आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया, जाइलम और फ्लोएम। अब लिखिएगा, अगर आपको यहां हम लिख देते हैं जाइलम, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम, इसमें अंतर क्या है? अंतर तो, एक तो अंतर यह है कि जाइलम से जल जाता है ऊपर, क्या जाता है? जल जाता है, और फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। दूसरा अंतर होगा कि जाइलम से जल सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। ये वन वे रास्ता है, सिर्फ ऊपर जाएगा, जबकि फ्लोएम में ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लोएम। उस जाइलम जो होता है वो मृत कोशिका होता है, और फ्लोएम जो है वो जीवित कोशिका होता है। तो ये 4 अंतर मैंने आपको बता दिया, ये काफी है, बस इतना लिख दीजिए। जैसे पहला हम लिख देते हैं कि जाइलम क्या है, कि ये जाइलम जो होती है वो मृत कोशिका होती है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जीवित कोशिका होता है। दूसरा अंतर, जाइलम से जल और खनिज लवण, जाइलम से जल और खनिज लवण जाता है, जबकि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। तीसरा उत्तर लिख सकते हैं, ये वन वे होता है, मतलब ये सिर्फ ऊपर की ओर परिवहन, जाइलम से जल का सिर्फ ऊपर की ओर परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम में ऊपर
और नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। किसका? खाद्य पदार्थों का। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। फ्लोएम में सिर्फ ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा साफ करूंगा, जगह हो जाएगा तो फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करिए। अब धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करना है तो अपना उत्तर लिखना है हम लोगों को। एक तरफ आप लिखिएगा धमनी और दूसरा तरफ आप लिखिएगा शिरा। ठीक है, अब अपने उत्तर में लिखिएगा धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। पहला, देखिए धमनी में क्या होता है, हृदय से अंगों तक ब्लड जिस माध्यम से जाता है, जैसे हार्ट से ब्लड निकला और जिससे जाता है आर्टरी से, उसको धमनी बोलते हैं। मतलब कि हृदय से किधर जाएगा, शरीर के अंग के तरफ रक्त का प्रवाह होगा, वो कहाँ होता है? धमनी में। शिरा में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, इसमें रक्त अंग से निकलता है और हृदय की तरफ जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग जब लिखेंगे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब हो गया CO2 मिला हुआ रक्त, और शुद्ध रक्त का मतलब हो गया ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त। जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, जो धमनी होगा, धमनी और शिरा में तीसरा अंतर होगा कि धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। और शिरा की जो दीवार है वो अपेक्षाकृत पतली होती है। ठीक है, और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे चौथा कि इसका रंग लाल होता है। धमनी को देखिएगा तो लाल दिखेगा, और जबकि शिरा को आप देखिएगा तो ये गहरा हरा या नीला रंग का दिखाई देगा। और अंतर लिखना चाहते हैं तो और भी अंतर हो सकता है कि पांचवा की जो धमनी होता है वो गहराई में अवस्थित होता है, जबकि ये ऊपरी सतह पर शिरा अवस्थित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अपने नस को आप लोग देखते हैं यहाँ से, तो ये नस आपको हरा या नीला दिखाई देगा, तो ये नस जो है वेन वो ये है, और जो गहराई में अंदर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है वो धमनी है। तो आपको 2 अंतर लिखना है, बहुत 3 लिखना है, 5 हम बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे 3 कोई भी आप लिख दीजिएगा। तो अब हमारे पास जो हो गया धमनी और शिरा में अंतर, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा जो है वो है उत्सर्जन। कि उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन समझिएगा क्या है, शरीर में जब भी उपापचयी क्रिया होता है, उपापचयी मतलब मेटाबॉलिज्म, तो शरीर के उपापचयी क्रियाओं के बाद जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है यानी कचरा बनता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन किसे कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे कि शरीर के उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आएंगे कि मस्तिष्क के कार्यों का, किसका? मस्तिष्क के कार्यों का उल्लेख करें। तो उत्तर बस इतना लिखना है, मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, मस्तिष्क को क्या कहते हैं? ज्ञान का भंडार। क्या कहता है मस्तिष्क? ज्ञान को संचित रखने का काम करता है। दूसरा, आप इसका कार्य क्या लिखिएगा कि मस्तिष्क आवेगों को, आवेग मतलब होता है सूचना, उसको नियंत्रित करता है। तीसरा क्या लिखिएगा कि ये शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में नियंत्रण और समन्वय बनाने का कार्य करता है। और क्या लिखिएगा? और आप लिखिएगा, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये संदेशों को निर्देश देता है कि तुम्हें किधर जाना है। जैसे आपको हाथ उठाना है और एक ही साथ पैर भी उठाना है, तो
मस्तिष्क ये संदेश मतलब आवेग को निर्देश देता है कि तुम हाथ भी उठाओ, तुम पैर भी उठाओ। तो ये निर्देश देना, ऑर्डर देना कि तुमको क्या करना है, ये भी हमारे मस्तिष्क का काम होता है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे आइए। अगला क्वेश्चन है प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर लिखिएगा, प्यूटिटरी ग्रंथि शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनका नियंत्रण करता है, इसीलिए प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करिए। तो चलिए इसको एक एक करके पहले लिखते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव नर और मादा भाग लेता है। ठीक है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, ये विखंडन के द्वारा होगा, मुकुलन होगा। और लैंगिक जनन में क्या होगा? निषेचन होगा। इसमें जल्दी जल्दी संतान उत्पन्न होता है और ज्यादा संख्या में होता है, जबकि लैंगिक जनन में जनन की जो क्षमता होती है वो धीमी होती है और कम होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ से डिफिनेशन ही लिख देता हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। एक तरफ आप लिखिएगा अलैंगिक जनन, दूसरे तरफ लिखिएगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आप लिखिए पहला कि इसमें एक जीव भाग लेता है। इसमें लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेता है। आप चाहे तो यहाँ नर और मादा भी लिख सकते हैं कि नर और मादा भाग लेता है। दूसरा लिखिएगा अलैंगिक जनन में कि इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। युग्मक का मतलब हो गया शुक्राणु और अंडाणु। युग्मक भाग नहीं लेता है। इधर क्या लिखिएगा दूसरा में? युग्मक, युग्मक का मतलब शुक्राणु और अंडाणु भाग लेता है। तीसरा और क्या उत्तर लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि इसमें निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है। 2 काफी है, 3 हो गया। अगर आप और लिखना चाहते हैं चौथा भी लिख सकते हैं कि इसमें जो संतान है वो जल्दी जल्दी और ज्यादा संख्या में होता है। जैसे अमीबा में होता है कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64 जल्दी जल्दी होगा। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें जो संतान होता है वो कम और धीमी प्रक्रिया से होता है। ये कुछ अंतर थे लैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में। तो आप देखिएगा कि ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखते हैं कि विखंडन और मुकुलन में क्या अंतर है, तो अगर यहाँ जगह है तो वो भी हम कर देते हैं आपका। एक तरफ लिखिए विखंडन और दूसरे तरफ लिखिए मुकुलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में विखंडन क्या होता है कि इसमें एक जीव जो होता है, एक जीव वो अपना शरीर को 2 भागों में बांट देता है, यानी यहाँ न्यूक्लियस का विखंडन होता है। मुकुल में क्या होता है? एक उभार होता है। मुकुल एक उभार होता है, वो उभार डेवलप करके संतति कोशिका का निर्माण करता है। दूसरा आप लिखिएगा कि विखंडन में एक ही न्यूक्लियस केंद्रक 2 भागे बढ़ जाता है, जबकि मुकुल में होता है कि मुकुल में 2 केंद्रक अलग अलग होगा। इसमें केंद्रक का विखंडन नहीं होता, उभार से केंद्रक अलग, एक पिता का केंद्रक अलग हो जाएगा, संतति का अलग हो जाएगा। तीसरा आप लिखिएगा कि इसमें जो पेरेंट्स होता है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, जबकि 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। मुकुल में पेरेंट सेल भी जिंदा होता है और डॉटर सेल भी जिंदा होता है।
तो चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ, मेरा हाथ गंदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, विखंडन क्या होता है? कि विखंडन जब ये होगा तो आप लिखिएगा कि इसमें जो शरीर होगा वो दो भाग में बट जाएगा। जबकि मुकुल में क्या होगा कि इसमें जो मुकुल होता है, यानी इंग्लिश में इसको बड बोलते हैं, हिंदी में आप मुकुल को समझने के लिए उभार, उभार बड़ा होकर जीव का निर्माण करेगा। दूसरा विखंडन में आप क्या लिखिएगा कि इसमें जो जनक होता है, जनक से दो संतति, जनक मतलब हो गया पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट सेल होगा वो दो डाउटर सेल में बदल जाएगा। डाउटर को बोलते हैं संतति, ये भी डाउटर ये भी डाउटर। तो इसमें क्या होगा, पेरेंट्स, तीसरा आप लिख सकते हैं यहाँ। अच्छा, इसमें भी लिख देते हैं दूसरा। मुकुल में क्या होगा कि उभार बड़ा हो जाता है, इसमें क्या होगा कि जो जनक होगा वो भी होगा और जो संतति होगा वो भी जीवित होगा। मतलब संतति भी जीवित रहता है, जनक भी जीवित रहता है। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि जो पेरेंट्स होता है वो जीवित नहीं होगा, जबकि संतति क्या होगा, जीवित होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं तीसरा में, जैसे अमीबा में ये चीज होता है। जैसे आप इसको देखिएगा यहाँ पे कि ये एग्जाम्पल में लिखिएगा अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ठीक है, अमीबा हो गया, जितना भी जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब इसमें होगा। मुकुल में आप हाइड्रा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ईस्ट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ ऊपर लिखा है, और बोर्ड भी हम लोग का भर गया है। तो आप एक काम करिएगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 को मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बोर्ड को साफ करूंगा। ये 3 क्वेश्चन है, 11, 12, 13, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, और बचा हुआ जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, वो सबको एक जगह लिखता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कशन करवा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए नीचे जो क्वेश्चन था 11, 12, 13, उसको हम ऊपर लिख दिए हैं। 11, 12, 13 2 क्वेश्चन इसमें जोड़े हैं, 14 और 15। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, अनुवांशिकता का क्या अर्थ है? देखिए, अनुवांशिकता का उत्तर बस इतना आपको लिखना होगा, माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों में संचरण करना या जाना अनुवांशिकता कहलाता है। क्या लिखिएगा, माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों में पहुंचना अनुवांशिकता कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 12 पे आइए, मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिएगा कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य मतलब नर और मादा दोनों में 23 जोड़ा, 23 जोड़ा नर में, 23 जोड़ा मादा में, जिसमें से 22 जोड़ा शरीर का बाकी एक्टिविटी करता है। 23वां जोड़ा जो है नर और मादा में, वो लिंग निर्धारण करता है कि संतान लड़का होगा या लड़की होगी। तो उसके लिए एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको बनाना होगा। शुरू में लिखना होगा कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण करता है, जो निम्न प्रकार है। उसकी विधि निम्न प्रकार है। आपको लिखना होगा, यहाँ लिखिएगा नर, एक तरफ लिखिए मादा। आप चाहे तो मादा पहले लिखिए, नर बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नर में X और Y 2 गुणसूत्र पाया जाता है, मादा में X और X गुणसूत्र पाया जाता है। जब नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है, ये Y और ये X, तब लड़का पैदा लेगा। वहीं जब नर का X गुणसूत्र मादा में X ही होता है, तो मादा से X ही गुणसूत्र आएगा, तब यहाँ पे लड़की का जन्म होगा। इतना आप लिखिएगा तो आपको ये पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। अब बहुत लोग ये नहीं समझ पाता है कि ये X और Y क्या है। तो देखिए, नर का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म, उसमें X और Y दोनों गुणसूत्र होता है, जबकि मादा का अंडाणु में सिर्फ X और X गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो पुरुष के स्पर्म से जब X गुणसूत्र आएगा, मादा से तो X ही आएगा, तो लड़की का जन्म होगा। जब पुरुष के शुक्राणु से
Y गुणसूत्र निकलेगा और मादा से X मिलेगा, तब संतान लड़का जन्म लेगा। इसीलिए संतान लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, उसके लिए महिला कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। पुरुष जिम्मेवार होता है कि लड़का जन्म ले रहा है या लड़की जन्म ले रही है। जबकि समाज में लड़की अगर किसी की पैदा हो रही है तो समाज में लड़कियों को दोष दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या है। देखिए यहाँ श्रृंखला है, आहार श्रृंखला, और यहाँ है आहार जाल। इसको हम यहाँ पे तो नहीं दिखेगा आपको, हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आहार श्रृंखला क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा का प्रवाह एक ही पथ में होता है तो उसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। लेकिन आहार जाल क्या होता है कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक पथ पर ना होकर के आड़ी तिरछा, ऊपर नीचे, ये इसको खा रहा है, ऊपर वाला नीचे को खा रहा है, सब इसको खा रहा है, तो एक आड़ी तिरछा जाल जैसा निर्माण होगा, उसी को हम लोग आहार जाल कहेंगे। तो आहार श्रृंखला में आपको क्या लिखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो सीधी रेखा में होगा। जैसे आप एग्जाम्पल लिखना चाहे आहार श्रृंखला का, तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे घास है, तो घास को कोई कीट खा रहा है, कीट को मछली खा रही, मछली को बगुला खा रहा है, और बगुला को बाज खा गया। तो ये देखिएगा कि बिल्कुल सीधा जो है ऊर्जा का प्रवाह, कि घास को खा के कीट, कीट का मछली, मछली को बगुला खाया, बगुला को बाज खाया। तो ये इस तरह से जो प्रवाह चल रहा है वो एक पथ में है। तो एक पथ में होगा तो इसको बोलेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला है ये, एक पथ में। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र में जब कई आहार श्रृंखला मिल करके ऊर्जा का प्रवाह आड़ी तिरछा रूप में होता है, उसको हम लोग आहार जाल कहते हैं। जैसे आहार जाल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जैसे घास है, ठीक है, घास को मान लीजिए कीट खाया, कीट को मछली खाई, ठीक है, मछली को मान लीजिए बगुला खाया, बगुला को बाज खाया। अब एक चीज देखिए, घास को कीट ही नहीं, घास को तो हिरन भी खा सकती है, और हिरन को बाघ खा सकता है, ठीक है। घास को आप देखिएगा कि घास को बकरी भी खा सकती है, और बकरी को सियार भी खा सकता है, सियार को बाघ खा सकता है, बकरी को भी बाघ खा सकता है। देखिएगा, फिर आप देखिए कि मछली को सांप खा सकता है, सांप को बाज खा सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इस तरीका से एक जाल जैसा श्रृंखला आपको बन जाएगा। अब जैसे घास को मान लीजिए कि खरगोश खा रहा है, तो आप देखिएगा कि खरगोश को सियार भी खा सकता है, खरगोश को सांप भी खा सकता है, खरगोश को बाज भी खा सकता है, खरगोश को बाघ भी खा सकता है। तो आप देखिएगा कि ये कोई किसी को भी खा रहा है, आड़ी तिरछा एक श्रृंखला बन रहा है, ये एक जाल का निर्माण हो रहा है, जिसको बोलते हैं आहार जाल। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पथ पर होता है, जबकि आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह आड़ी तिरछी होता है, ठीक है। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निषेचन क्या है। तो नर का युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। बस इतना ही लिखना है कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से जो जाइगोट बनता है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। बस उत्तर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परागन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, परागन पेड़ पौधों में होता है, निषेचन जीव जंतु में होता है, जबकि परागन पेड़ पौधों में होता है। परागन क्या है कि जब भी, यहाँ थोड़ा हम फिगर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा और ऊपर से बनाते हैं,
नीचे हो सकता है फिर ना दिखे आपको। ये पौधा का जनन अंग है जो फूल में होता है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं पराग कण। पराग कोश होता है, इसके अंदर छोटा छोटा कण होता है, पराग कण। ये जो ऊपर का भाग है, ये वाला जो भाग है बीच वाला, ये फीमेल भाग है, और ये वाला जो गेहूं के जैसा दाना वाला संरचना जो आपको दिख रहा है, ये मेल भाग है फूल का। ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये है इसका अंडाशय। तो बात समझिएगा, ये वाला जो पतला वाला जो भाग है, ये है वर्तिका। तो खैर हमको सिर्फ इस वाले भाग का जरूरत है। देखिएगा कि परागन क्या है, समझिएगा। जब फूल का पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मान लीजिए हवा बहा, हवा बहने के बाद ये हिस्सा उड़ा और इसमें गया, ये चिपचिपा होता है। जैसे ही ये पराग कण इस पे सटेगा, चिपक जाएगा। तो पराग कण मान लीजिए यहाँ से उड़ा और इस पर आकर के चिपक गया, तो इसी को बोलते हैं परागन। यानी उत्तर में क्या लिखना है कि पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। फिर ये कितने प्रकार का होता है? तो परागन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है पर परागन। इसका डिफिनेशन अगर कहिएगा क्या होता है तो कैसे लिखिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है स्व। स्व मतलब खुद, अपना। और परागन आपको समझाई दिए। परागन क्या होता है? पराग कण का वर्तिका पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागन। और स्व मतलब क्या होता है? एक ही पेड़ के फूल में, बात समझिएगा, यहाँ दो कंडीशन है। स्व परागन का दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अपने ही फूल के परागन का अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागन कहलाता है। एक ही फूल में हो सकता है, या एक पेड़ में मान लीजिए कि 10 फूल लगा है, एक पेड़ में 10 फूल लगा है, तो उस 10 फूल में से किसी एक फूल का मेल बाकी के 10 फूल में से कहीं पर भी, एक फूल ऊपर एक फूल नीचे, ऊपर से ये गिरा और नीचे वाले फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो उसको भी बोलेंगे स्वपरागन, क्योंकि परागन एक ही पेड़ में ही हुआ है। पर परागन में क्या होता है कि यहाँ पेड़ बदल जाता है, एक पेड़ यहाँ दूसरा पेड़ यहाँ। इस फूल का जो मेल भाग है परागकण, दूसरे पेड़ के फूल पर सेम जाति में, अगर गुलाब है तो गुलाब होना चाहिए, गेंदा है तो गेंदा होना चाहिए। मतलब एक पेड़ का फूल का परागकण दूसरे पेड़ के फूल के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को पर परागन कहते हैं। पर मतलब होता है दूसरा, परागन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा परागन क्या है। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। दो तरह का होता है, स्वपरागन और पर परागन। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आपके साथी जो इस बार मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं, जो डर रहे हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, कैसे तैयारी कर, इतना कम समय बचा है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर भेजिए, ताकि कम से कम 15 क्वेश्चन वो पढ़ के जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, बाकी फिर अगले वीडियो में अगला सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।